बच्चों, हमने आप लोगों को यूनिट दूसरे का बी जो आप अभी प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं, इस प्रश्न पत्र का नाम है शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, जिसमें हमने आपको पहला यूनिट पढ़ाया है पूरा। इसके बाद दूसरे यूनिट का ए पढ़ा दिया है, दूसरे यूनिट का बी चल रहा है। और जो इसके ये दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य का हिस्सा है और समाजशास्त्रीय आधारगत परिप्रेक्ष्य के हिस्से में भी एक यूनिट पढ़ाया है, आगे आपको उसको बताऊंगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट दूसरे का बी, दूसरे के बी में आपको जो है आज आपको पढ़ना है इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशनल फिलासफर्स, भारतीय एवं पाश्चात्य शैक्षिक दार्शनिकों के बारे में पढ़ना है। जिसमें पहले हम भारतीय दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे, जो भारतीय शैक्षिक दार्शनिक है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने आपको शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में पढ़ा दिया है यूनिट दूसरे के बी में। आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। जब महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हमारा जो शैक्षिक दार्शनिक पढ़ाने का जो मूल उद्देश्य है कि जितने भी हमारे जो शैक्षिक दार्शनिक है, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य को आप पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, जो भारतीय दार्शनिक हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो इन शैक्षिक दार्शनिकों ने शिक्षा के बारे में क्या कहा और शिक्षा को प्रभावी बनाने में इनकी शैक्षिक योजना किस प्रकार से काम की, उन योजनाओं के शैक्षिक योजनाओं के बारे में जानेंगे। जिसमें पहला टॉपिक आपका जो है जगत गुरु शंकराचार्य, जिसको आप पढ़ चुके हैं। दूसरा यूनिट आपका चल रहा है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के पहले हम जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, फिर इनके महात्मा गांधी के दर्शन के बारे में जानेंगे, तब महात्मा गांधी के हम शैक्षिक दर्शन के बारे में जानेंगे। और उनके जो जीवन दर्शन है और उनका शैक्षिक दर्शन है, उसमें एक प्रभावशाली शिक्षा व्यवस्था बनाने में इनका क्या योगदान है, उसमें जानने का हम प्रयास या कार्य करेंगे। तो उनके जीवन परिचय में, चूंकि आप लोग बीएड के स्टूडेंट हैं, टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अब महात्मा गांधी की जो जीवन परिचय है या महात्मा गांधी के बारे में आप पहले से भी जानते हैं। और थोड़ा सा हम इसके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए हमारा मुख्य फोकस जो है इनके शिक्षा दर्शन पे और इनके जीवन दर्शन पे रहेगा, और उसके शैक्षिक दर्शन की उपयोगिता क्या है हमारी शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें हमारा मुख्य फोकस रहेगा। तो महात्मा गांधी का जीवन परिचय में, जैसे महात्मा गांधी का पूरा नाम सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ की एक रियासत है पोरबंदर, जो गुजरात प्रांत में है, वहां हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। इनका विवाह जो है 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। और उन्होंने शिक्षा जो है, सबसे उच्च शिक्षा ग्रहण करने का काम जो है लॉ की शिक्षा, जिसको हम कानून की शिक्षा कहते हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से उन्होंने प्राप्त किया था। इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को ये नाथूराम गोडसे की गोलियों के शिकार हुए थे और उनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हो गई। राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे तो महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन जो है बहुत बड़ा रहा है। महात्मा गांधी राजनीति के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने के बाद पहले जब भारत आए, भारत से आने के बाद वो साउथ अफ्रीका अपने एक मुवक्किल के वकालत के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए, और दक्षिण अफ्रीका में भी जाकर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ कर दिया। और वहाँ के जो बेसहारा लोग थे, जो शोषित पीड़ित लोग थे, उनकी जीवन के चर्या को, उनके जीवन के सुधार के लिए, अच्छे दृष्टिकोण से जीवन जीने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में भी संघर्ष किया। इसके बाद से पुनः जब वो भारत आए, जो वहाँ तबीयत उनकी खराब रहने लगी तो भारत आए, तो भारत में आने के बाद भी उन्होंने भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जैसे लिखा है हमने, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, उन आंदोलनों के जो प्रमुख नेता थे, उन प्रमुख नेताओं में से एक महात्मा गांधी थे।
और महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा जीवन रहा है। आप जानते भी हैं, चाहे सत्याग्रह आंदोलन हो, चंपारण सत्याग्रह हो, या गोलमेज सम्मेलन हो, करो या मरो, जब उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने जो नारा दिया था, उस नारे के हिसाब से 1942 में नारा दिया, इसके हिसाब से बहुत वो जोरदार नारा चला और आंदोलन बहुत बड़ा चला, जिससे हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान उसको कहा जा सकता है। तो ये महात्मा गांधी का जीवन परिचय रहा। महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बाद हम आपको जो है महात्मा गांधी के जीवन, अभी आप लोगों को हमने उनके जीवन परिचय के बारे में बताया, और अब हम लोग महात्मा गांधी का जीवन दर्शन पढ़ेंगे। जीवन दर्शन, दर्शन क्या है? दर्शन किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी भी घटना के बारे में सत्य की खोज और सत्य को जानने की परंपरा या कार्य है दर्शन। दर्शन को कहा गया है दृश्यति अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है, या दृश्यते यथार्थ तत्वमनेन, जिससे यथार्थ तत्वों की जानकारी प्राप्त हो, वही दर्शन है। तो हम महात्मा गांधी के जीवन के यथार्थ क्या है, यथार्थ तत्वों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उसको शैक्षिक दृष्टिकोण से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो महात्मा गांधी का जो जीवन दर्शन है वह गांधी दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। जो गांधी जी का दर्शन है वही गांधी का जीवन दर्शन है। तो गांधी जी के दर्शन में या गांधी दर्शन में मूल रूप से उन्होंने 4 इन विषय वस्तुओं को सम्मिलित करने का कार्य किया है, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा है, आप इसको देख भी रहे हैं। तो जिसमें पहला क्या है? सत्य। सत्य, सत्य के बारे में महात्मा गांधी ने सत्य की बात की है। उन्होंने कहा कि सत्य सर्वोच्च मानव मूल्य का मनसा वाचा कर्मणा का पालन करना है। अर्थात मन से, वचन से और कर्म से यदि हम अपने आप को सत्य का पालन करते हैं, सही सही चीजों का पालन करते हैं, वह सत्य है। दूसरा उनका जीवन दर्शन, गांधी जी के गांधी दर्शन में दूसरा दर्शन है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा का सहारा न लेना। अर्थात महात्मा गांधी अपने जीवन दर्शन में बताते हैं, या उनके जीवन दर्शन में चीजें शामिल हैं कि वो हिंसा न करने की बात करते थे, अर्थात अहिंसा की बात करते थे। तीसरा है निर्भयता। निर्भयता का अर्थ होता है कि कहीं भी किसी व्यक्ति का यदि कोई दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उसके विरुद्ध निर्भय होकर उससे लड़ने के लिए आवाज उठाना, उससे लड़ने की क्षमता रखना, ये निर्भयता है। ये गांधी जी जीवन का तीसरा दर्शन है। और चौथा है सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह, जो चीजें सत्य है उन चीजों को मानी जाए। उन्होंने सत्याग्रह में बताया इस चीज को। सत्याग्रह जो है सत्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करने, अहिंसात्मक ढंग से अपनी मांगों को पूरा करवाना है, वो सत्याग्रह है। ये गांधी का जीवन दर्शन है, जो गांधी के पूरे जीवन में यह आपको देखने को मिलता है, या गांधी दर्शन की जो पूरी चीजें हैं उनके जीवन में हमेशा देखने को मिलता है। इसके बाद हम गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। यही आपको मूल रूप से समझना है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के कार्य योजना बनाते समय, शिक्षा को प्रभावशाली कार्य योजना बनाते समय, शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते समय हम उनके किन चीजों को लेंगे, तो यहीं से प्रारंभ होगा उनके शिक्षा दर्शन से, जिसमें महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा को क्या बताया महात्मा गांधी ने? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ शरीर, बुद्धि, भावना व आत्मा का पूर्ण विकास है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के शरीर का विकास करे, उसके बुद्धि का विकास करे, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करे, उसके भावना का विकास करे और उस आत्मिक ज्ञान का विकास करे। अर्थात व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास में सहयोग प्रदान करे। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन में आपको इन चीजों को देखने को मिलेगा। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में आपको बता रहे थे, जिसमें हमने शिक्षा का अर्थ आपको बताया कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास की क्षमता होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक विकास कर सके। अब हम शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का अर्थ आप जानते ही हैं कि उद्देश्य वह अभिष्ट है जिसकी दिशा में हम कार्य करते हैं। अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए
जो उनके दिए गए जो कार्य है इसको पूर्ण करने में अपनी सहायता प्रदान करे। जिसमें यदि महात्मा गांधी के शिक्षा के उद्देश्यों को देखेंगे तो महात्मा गांधी के शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा गया है। उन्होंने शिक्षा के प्रमुख दो उद्देश्य बताए हैं। पहला तात्कालिक, ए है तात्कालिक, और बी है अंतिम उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य क्या होने चाहिए और अंतिम उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो पहले हम तात्कालिक उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे, फिर आपको अंतिम उद्देश्यों के बारे में हम बताएंगे। तो तात्कालिक उद्देश्य में मुख्य रूप से उन्होंने 5 उद्देश्यों के बारे में बताया है, जिसमें तात्कालिक उद्देश्य में पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास। अर्थात शिक्षा का उद्देश्य जो है शारीरिक विकास होना चाहिए। अर्थात शिक्षा को उस दिशा में कार्य करना चाहिए कि बच्चों को शारीरिक विकास हो। अर्थात शिक्षा के माध्यम से हम यह जान सकेंगे कि हमारा शरीर का विकास कैसे हो, किस प्रकार का हम खाना ग्रहण करें, किस प्रकार से हम व्यायाम करें, किस प्रकार से साफ सफाई के ऊपर ध्यान दें। इन सारी चीज़ों को यदि हम शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करेंगे और इसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा शारीरिक विकास संभव हो पाएगा। नैतिक अथवा चारित्रिक विकास। नैतिक क्या है? नैतिक है जो नीतिगत कार्य हैं समाज के अंदर, जो हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो समाज ने हमको निर्धारित किया है, और उन चीज़ों को अपनाने की क्षमता प्रदान करना शिक्षा को चाहिए। अर्थात हमारा नैतिक और अथवा चारित्रिक विकास। जब हमारा नैतिक विकास होगा, हम जो समाज के द्वारा बनाए गए नीतिगत कार्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो उन कार्यों को अपनाने के बाद यदि हम देखेंगे तो हमारा चरित्र का विकास स्वयं होता जाएगा। और तीसरा है मानसिक एवं बौद्धिक विकास। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाए, उनके बौद्धिक जो बुद्धि है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, उसके बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करें। समाज के अंदर यदि आप देखते हैं केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेना ही बौद्धिक ज्ञान नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय लेने की क्षमता, किस प्रकार से हमको समाज में रहना चाहिए, इस प्रकार के ज्ञान का विकास, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का विकास, इन सारी चीजों को जब बच्चे के विकास होगा तो उस विकास को हम मानसिक और बौद्धिक विकास कहेंगे। चौथा है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो मनुष्य के जीविकोपार्जन में सहायता प्रदान करे। अर्थात वो बेरोजगारी जो बच्चों के अंदर, जब समाज के अंदर जो जिन बेरोजगारियों को हम देख रहे हैं, उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, एक बेरोजगारी के खत्म करने के बीमा के रूप में उन्होंने शिक्षा को प्रस्तुत करने का कार्य किया। अर्थात हस्तकला की शिक्षा, हस्तकला की शिक्षाओं में शिल्प कला और तरह तरह के जैसे छोटे छोटे औजारों को बनाने की शिक्षा, छोटे छोटे खिलौनों को बनाने की शिक्षा, लकड़ी से युक्त खिलौनों को बनाने की शिक्षा, तमाम तरह के हस्तकला की शिक्षा के बारे में उन्होंने बात की, जो व्यक्ति के जीविकोपार्जन के उद्देश्यों को पूर्ति करने में सहायक करेगा। पूर्ण विकास का उद्देश्य, जब इन तात्कालिक उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, तो जब तक तात्कालिक उद्देश्यों को, जब सारे उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे तभी बालक का पूर्ण विकास संभव है। यदि बालक शारीरिक विकास हो, उसका नैतिक एवं चारित्रिक विकास हो, उसका मानसिक एवं बौद्धिक विकास हो, और उसको अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए और अपने जीवन यापन करने के लिए अपने जीविकोपार्जन के उद्देश्यों की पूर्ति कर लेता है, जब इन उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेगा तभी बालक का पूर्ण विकास हो पाना संभव है। तो उन्होंने पूर्ण विकास के उद्देश्य के बारे में बताया। दूसरा उद्देश्य जो है उनका वी जो है अंतिम उद्देश्य। अंतिम उद्देश्य का अर्थ होता है कि यह अंतिम रूप से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तात्कालिक मतलब मूल रूप से जिनको प्राप्त करना चाहते हैं, इतनी चीजों को प्राप्त करेंगे तब हमारे अंतिम उद्देश्यों के प्राप्ति में सहायता प्रदान होगी। यदि हमारा शारीरिक विकास नहीं होगा, नैतिक और चारित्रिक विकास नहीं होगा, मानसिक एवं बौद्धिक विकास नहीं होगा, हमारे पास जीविकोपार्जन के साधन नहीं होंगे, तब तक हमारा पूर्ण विकास नहीं होगा। और जब तक हमारा पूर्ण विकास नहीं होगा तब तक महात्मा गांधी के अनुसार हम अपने अंतिम उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जब तात्कालिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाएगी बच्चों को, तो अपने अंतिम उद्देश्यों की प्राप्ति में उन्होंने पहला बताया वास्तविक अनुभव, जीवन का वास्तविक अनुभव प्राप्त करना।
अर्थात जीवन में बहुत तरह के समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, बच्चों को बहुत प्रकार के समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। उन समस्याओं के समय वो अपने आप को कैसे संभालेंगे या उन समस्याओं से कैसे लड़ेंगे या उन समस्याओं से कैसे निजात पाएंगे, ये तभी संभव हो जाएगा जब बच्चों को वास्तविक अनुभव की प्राप्ति होगी। इसके बाद दूसरा है ईश्वर एवं आत्मज्ञान की प्राप्ति। क्योंकि महात्मा गांधी का जो दर्शन है आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है और धर्म और अध्यात्म को शिक्षा से भी जोड़ने का प्रयास किया है। इसलिए उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं। और महात्मा गांधी के अनुसार अंतिम उद्देश्य का जो तीसरा बिंदु है वह है मोक्ष की प्राप्ति। अर्थात इन तीन अंतिम उद्देश्यों को वास्तविक अनुभव हो जाएगा, ईश्वर एवं आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी व्यक्ति का मोक्ष संभव है। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्यों को दो रूपों में तात्कालिक उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य के रूप में बताया, जिसको हमने आपको अभी बताया। हम लोग अब जो है गांधी जी के बेसिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा को हम नई तालीम का अर्थ होता है शिक्षा और या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी के बेसिक शिक्षा को किस नाम से जानते हैं? नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है, जिसे इन्होंने 1937 में वर्धा में प्रस्तुत किया था। कहाँ प्रस्तुत किया था? वर्धा में। किस सन में? 1937 में। ये परीक्षा में भी, आपके टीटी के परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा की योजना कहाँ प्रस्तुत किया था। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा में अपनी बुनियादी शिक्षा के प्रारूप को प्रस्तुत करने का कार्य किया था, जिसको हम बुनियादी शिक्षा भी बोलते हैं। बुनियादी शिक्षा, नई तालीम या बेसिक शिक्षा, इन्होंने, और इसलिए इसको हम वर्धा शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। यह वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी प्रसिद्ध है। शिक्षा का जो उद्देश्य है, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ किसी भी हस्तकला की शिक्षा भी दी जाए। हस्तकला की शिक्षा जैसे कताई बुनाई की शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना था। और उन्होंने 7 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क मनेवार शिक्षा की बात की थी। उसी समय गांधी जी ने 1937 में जब वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिसको हम बेसिक शिक्षा के नाम से या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की बात किया था, निःशुल्क मनेवार शिक्षा। उन्होंने इन्हें शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा में देने की बात की। इसके बाद से शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को जीविकोपार्जन में सहायता प्रदान करे। इन्होंने अपने बेसिक शिक्षा में इन चीजों का वर्णन किया है। और उन्होंने 3H शिक्षा की बात की है। 3H में होता है 3H मतलब 3 बार H की बात की गई है। 3H में पहले H का अर्थ होता है हैंड। 3H में पहले, सॉरी हैंड नहीं है, 3H में पहले H का अर्थ होता है हेड। हेड मतलब आपका सिर अर्थात मस्तिष्क की उन्होंने बौद्धिक क्षमता की विकास करने की बात की, अर्थात हेड मस्तिष्क की मानसिक विकास की बात की। दूसरे H का अर्थ होता है हैंड। सेकेंड H का अर्थ क्या है? हैंड। हैंड मतलब होता है हाथ। हाथ से यहाँ तात्पर्य है कि उन्होंने आर्थिक आत्मनिर्भरता अर्थात उन्होंने हस्त कौशल की शिक्षा की बात की, जिससे बच्चा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। और तीसरा है हर्ट की बात। हर्ट से होता है आपका हृदय। हर्ट का अर्थ हृदय होता है, जिसमें उन्होंने बच्चों के अंदर भावनात्मक विकास, कैसा विकास? भावनात्मक विकास की बात उन्होंने महात्मा गांधी ने किया था। तो ये आपका जो है महात्मा गांधी के बेसिक शिक्षा, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना के बारे में हमने आपको अभी बताया है। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के बाद हम महात्मा गांधी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिस पाठ्यक्रम में उन्होंने कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करने की बात की है कि जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो कुछ प्रमुख सिद्धांतों का हम प्रयोग करें, जिनमें उपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा है सहसंबंध का सिद्धांत,
तीसरा है लचीलेपन के सिद्धांत का प्रयोग। अर्थात इन 3 सिद्धांतों का प्रयोग करके ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो पाठ्यक्रम जो है प्रभावी होगा। तो उपयोगिता के सिद्धांत में आप देखेंगे कि उपयोगिता का अर्थ होता है किसी चीज को उपयोग हम कितना कर सकते हैं या उसको कितना हमारे लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत हमको उपयोगिता के सिद्धांत के बारे में बताता है। अर्थात पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए उपयोगी हो। जिस कक्षा के लिए हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं या जिन बच्चों के लिए हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रम का निर्माण करने से पहले इस सिद्धांत को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिस कक्षा के लिए इस पाठ्यक्रम को बना रहे हैं उस कक्षा के लिए यह पाठ्यक्रम कितना उपयोगी है। दूसरा है सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध, सह मतलब होता है साथ साथ, संबंध मतलब एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे यदि हमको सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है, सामाजिक विज्ञान के अंदर हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का दूसरा विषय यदि भूगोल पढ़ा रहे हैं, फिर राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, तो इन विषयों का आपस में क्या संबंध होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में यदि इतिहास के बारे में पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो इतिहास के पाठ्यक्रम को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे कि ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन में यदि इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हैं तो इतिहास का अर्थशास्त्र में क्या उपयोग है, भूगोल में उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इतिहास में हम नागरिक शास्त्र या नागरिक जीवन को कैसे लाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। अर्थात विषयों के जो संबंधित विषय हैं उनको आपस में सहसंबंध बनाकर ही पाठ्यक्रम के निर्माण के समय ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत होता है कि जैसी परिस्थिति हो, जिस प्रकार की परिस्थिति हो या जिस प्रकार का बालक हो या यदि हम गणित की शिक्षा देना चाहते हैं, गणित का पाठ्यक्रम बनाना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम बनाना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान में हमने बताया है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, ये जो आपके चारों विषय शामिल हैं, तो इन चारों विषयों में यदि हम 8वीं के बच्चों को पाठ्यक्रम बना रहे हैं, 10वीं के बच्चों को पाठ्यक्रम बना रहे हैं और यदि वहां जरूरी है कि हमको क्लास 2 के बच्चों के जो पाठ्यक्रम से भी कुछ चीजों को लेनी है या कक्षा 8 के पाठ्यक्रम बनाने में 12वीं के इतिहास के भी कुछ पोर्शन को लेना है तो उसको हमको शामिल करना चाहिए। ये लचीलेपन के सिद्धांत को दर्शाता है। अर्थात उस परिस्थिति के हिसाब से उस पाठ्यक्रम में विषय वस्तुओं को शामिल करने की बात उन्होंने किया है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में इन 3 सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम के जो विषय के रूप में शामिल करने की बात किया है, मुख्य रूप से उन्होंने हस्तकलाओं की शिक्षा देने की बात की है, भाषा की शिक्षा देने की बात की है, गणित विषय को सम्मिलित करने का बात किया है। ये सब कुछ उपयोगी है हमारे जीवन के लिए। गणित पढ़ने से कोई जरूरी नहीं कि बालक गणितज्ञ ही हो जाएगा, लेकिन सामान्य व्यवहारिक जीवन में किसी चीज को खरीदने में, किसी कार्य को करने में, किसी जमीन की माप करने में यदि उसको सामान्य ज्ञान की जानकारी चाहिए तो उसको हम गणित के माध्यम से ही दे सकते हैं। सामाजिक अध्ययन जो समाज में यदि रहते हैं तो समाज के लिए अध्ययन की जो बातें हैं वो सामाजिक अध्ययन की बातों में सम्मिलित किया जाएगा। सामान्य विज्ञान क्या है, किसी वस्तु के व्यक्ति के जो विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, तो एक सामान्य रूप से हमारा आहार कितना होना चाहिए, हमें कौन सी विटामिन लेनी चाहिए, हमें साफ सफाई कैसे रखना चाहिए, इन सामान्य बातों की जानकारी जो है हमें सामान्य विज्ञान के माध्यम से मिलता है। तो सामान्य विज्ञान को भी शामिल करने की बात किया है। ललित कलाओं के माध्यम से तरह तरह के चित्रों का निर्माण, तरह तरह के वस्तुओं के सौंदर्यीकरण के निर्माण में सहयोग प्राप्त करना, ये ललित कलाओं के माध्यम से शारीरिक शिक्षा अर्थात शारीरिक विकास के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने में हम किस प्रकार से अपने आप शिक्षा के माध्यम से इसको हम ठीक कर सकते हैं, तो पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को भी सम्मिलित करना चाहिए। नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा अर्थात हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं नैतिकता के गुण हैं, नैतिकता के गुणों में हम परिवार से भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं कि गरीब शोषित व्यक्तियों को हमको सहायता करनी चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और नैतिक जीवन अपनाना चाहिए। तो नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा की ये बातें आ जाएंगी। इन पाठ्यक्रम के बाद हम शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे। शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण विधियां वह विधियां हैं
जो शिक्षण कार्य करते समय शिक्षण को सरल बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए, बोधगम्य पूर्णतः सीखने योग्य बनाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग हम शिक्षण के दौरान करते हैं, उन विधियों को हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों में उन्होंने पाठ्यक्रम को के बाद शिक्षण विधियों की चर्चा की। इसमें शिक्षण विधियों में क्रिया विधि, क्रिया विधि अर्थात करके सीखना। किसी भी कार्य को यदि हमको बच्चों को सिखाना है तो यदि करके सीखने की बात करने का, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की बात कर रहे हैं कि यदि उसको क्रिया विधि के माध्यम से यदि सीखने को मिलेगा, करके सीखने को मिलेगा, तो वह बालक जो है अच्छा से सीखने का कार्य करेगा। यदि मानिए कि हम वर्ग पढ़ा रहे हैं, गणित के अंदर वर्ग पढ़ा रहे हैं, आयत पढ़ा रहे हैं, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो या आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन यही चीज यदि कहीं हम फील्ड में जाकर एक आयताकार नुमा लकीर खींच के उसके लंबाई निर्धारित कर दें, चौड़ाई निर्धारित कर दें, तब बच्चों से निकालने के लिए कहें क्षेत्रफल, तो उसको आसानी से वो सीख जाएंगे। क्रिया विधि, करके सीखने की बात कर रहे हैं। सानुबंधित विधि अर्थात सानुबंधित मतलब एक दूसरे से संबंधित करके सीखने की बात कर रहे हैं। सानुबंधित विधि कि हम एक दूसरे से संबंधित करके किसी चीज को बताएंगे, उदाहरण देकर बताएंगे, तो बच्चे सानुबंधित विधि के माध्यम से सीखेंगे। स्वानुभव द्वारा सीखने की विधि, स्वानुभव मतलब अपने अनुभव से, जो तरह तरह की बच्चे घटनाओं को देख रहा है, उन घटनाओं से उस बच्चे को क्या शिक्षा मिलती है या क्या होनी चाहिए, अपने स्वयं के अनुभव ने इस घटना के बारे में उसने क्या सीखा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके अर्थात स्वानुभव विधि के द्वारा सीखने की बात उन्होंने किया है। सहयोगी विधि अर्थात सहयोग के साथ, जैसे कोई ललित कलाओं की बात हुई, हस्तकलाओं की बात हुई, जिसमें शिक्षक का छात्र भी सहयोग करता है। शिक्षक हमेशा छात्र का सहयोग करता है। यदि शिक्षक कोई कार्य कर रहा है, यदि छात्र सहयोग करने हो तो छात्र भी सहयोग करता है। सहपाठियों के साथ सहयोग लेकर सीखने के कार्य होते हैं, उसको हम सहयोगी विधि कहते हैं। चिंतन एवं मनन विधि, जिन चीजों को हम पढ़े हैं या जिन चीजों के बारे में हम सीख रहे हैं या जान रहे हैं, उसका चिंतन करें, मनन करें, तब उसको हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं। वह चिंतन एवं मनन विधि की बात करता है। संगीत विधि, संगीत विधि की बात प्लेटो भी करता था, अर्थात संगीत के माध्यम से यदि बच्चों को शिक्षा दी जाए तो भी एक प्रभावी शिक्षा ही होगी, क्योंकि संगीत सुनना सबको अच्छा लगता है। तो संगीत के माध्यम से भी शिक्षा देने की बात की है, जिसको हम संगीत विधि के माध्यम से जानते हैं। और आपका अंतिम बिंदु जो है महात्मा गांधी के इस प्रकरण या पाठ का है शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, अर्थात महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षक में और शिक्षार्थी में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, शिक्षक और छात्र में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि माँ एवं पुत्र के समान शिक्षक एवं शिक्षार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए, माँ एवं पुत्र के समान। जैसे माँ अपने बच्चों को पालने में जैसे लालन प्यार के साथ बच्चों को पालती है, कुछ अच्छी चीजों को सिखाने का प्रयास करती है, गलत चीजों पर डांटने का कार्य करती है, और उसको इतना नहीं डांट देती है कि बच्चा होपलेस हो जाए, बच्चे को सराहती भी है, डांटती भी है, सिखाती भी है, पुचकारती भी है और सहलाती भी है, अर्थात प्यार के साथ पुत्र को माँ सिखाने का कार्य करती है। उसी तरह से शिक्षक को भी जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन छात्रों को पढ़ा रहे हैं, उन छात्रों को पढ़ाते समय माँ के समान ही व्यवहार करके उनको सिखाने की बात करते हैं महात्मा गांधी, अर्थात शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध माँ पुत्र के समान होना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने आपको महात्मा गांधी के बारे में बताया, जो एक भारतीय दार्शनिक रूप में है। आगे की वीडियो जो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। धन्यवाद।